प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय मेष लग्न की कुंडली में 6 ग्रहों के एक साथ एक भाव में बैठे होने से जो फल प्राप्त होते हैं, इस विषय में हमने प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के 6 ग्रहों की युति का या ग्रहों के एक साथ होने का फल अध्ययन में ले लिया है। इस पाठ में हम 5वें भाव से पुनः प्रारंभ करेंगे। देखिए, 5वें भाव में पूर्व भावों की ही भांति वही 6 ग्रह लिए गए हैं जो 1 से 4 भाव में लिए गए थे। यदि पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हों, इसे जटिल गोल योग कहते हैं। जटिल शब्द इसलिए युग्मित हो जाता है क्योंकि इनके साथ राहु विद्यमान है, जो प्राय प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में होगा कि इसको कालिक का प्रतीक या कामों को क्षत विक्षत करने का प्रतीक कहा गया है। इसलिए पंचम भाव में ये हमने अनुमान से ले लिए हैं। सूर्य 10 अंश में, बुध 27 में, शुक्र 13 अंश में, राहु 25 में, चंद्रमा 2 अंश में और मंगल 29 अंश में हमने अनुमान से ये ले लिए हैं। अब हम देखें इनके कौन कौन नक्षत्र पड़ते हैं। देखिए, सिंह राशि में सूर्य 10 अंश में कहाँ पर पड़ेगा? मघा नक्षत्र में पड़ेगा। मघा। बुध 27 अंशों में सिंह राशि में कितने अंशों में पड़ेगा? उत्तरा फागुनी के प्रथम चरण में पड़ेगा। उत्तरा फागुनी। शुक्र 13 अंशों में सिंह राशि में मघा नक्षत्र में पड़ेगा और ये भी मघा में, क्योंकि ये 2 अंश में है तो ये भी मघा में ही रहेगा। अब आगे हम राहु 25 अंश में चलते हैं। देखिए, सिंह राशि में 25 अंश में पूर्वा फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि मघा से आगे 26 अंश 40 कलाओं की समाप्ति तक पूर्वा फागुनी नक्षत्र होगा, तो ये पूर्वा फागुनी नक्षत्र में पड़ेगा और ये भी पूर्वा फागुनी नक्षत्र में। अब देखिए, सिंह राशि में उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हो जाएगा। इस प्रकार से ये इतने अंशों में ये 6 ग्रह हो जाएंगे और भिन्न भिन्न नक्षत्रों में। अब देखिए, कौन किसी ने सूर्य मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु, इसलिए केतु की छाया से दूषित हो जाता है। दूषित में पीड़ित में भेद है। राहु से पीड़ित होता है, केतु से दूषित होता है। बुध उत्तरा फागुनी नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र मघा नक्षत्र में, ये भी केतु के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य के बहुत नज़दीक हो जाता है, परंतु सूर्य से अधिक अंशों में है। ये विशेष बात है। देखिए, कहा गया है कि सूर्य के आसपास शुक्र 9 अंशों में अस्त रहता है, लेकिन अस्तता में भेद है। एक सूर्य की तरफ बढ़ते हुए कदम, एक सूर्य से दूर हटते हुए कदम। जो सूर्य की तरफ बढ़ते हुए कदम को हम सामान्य भाषा में कमिंग स्टेज भी कह सकते हैं। सूर्य की तरफ कमिंग हो रही है, और सूर्य से दूर जाती हुई या किसी भी ग्रह से किसी अन्य ग्रह के दूर जाती हुई स्थिति में हम गोइंग स्टेज भी कह सकते हैं, या दूर हटते
कदम भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ ये अस्तता का प्रभाव बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य से आगे निकल चुका है शुक्र। अस्तता का प्रभाव तो रहेगा छाया का, लेकिन गूढ़ अस्तता का नहीं रहेगा, क्योंकि कदम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। राहु बहुत बली है, यहाँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र को दूषित कर देता है। चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, ग्रहण योग में आ जाता है। चंद्रमा मुलायम ग्रह है, और जब इसके केतु का प्रभाव पड़ेगा और स्वतः ही ये सूर्य के पास है, ग्रहण योग पहले से ही ये सूर्य से की गिरफ्त में पीड़ित है। इसे हम अमावस्या योग की तरफ बढ़ता हुआ भी कह सकते हैं, ग्रहण योग भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द हम ले सकते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के योग यहाँ बने हुए हैं। इस प्रकार से मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में। इस प्रकार की युति में यहाँ कई सारे योग तो बनते हैं, परंतु देखिए सूर्य और राहु दोनों काफ़ी दूर हैं, 15 अंश का अंतर है। सूर्य पीड़ित अवश्य होगा, लेकिन राहु का अपना प्रभाव यहाँ अलग है, सूर्य का अलग है। राहु यहाँ सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण सूर्य पर अपनी दूषित छाया अवश्य डालेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं दे सकता, भले ही एक भाव में हो। अंशों का अंतर बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार की युति यहाँ व्यक्ति को उच्च कोटि का व्यापारी बनाएगी, उत्तम विद्वान बनाएगी, संतान सुख देगी, थोड़ा देर में देगी। स्त्री की कुंडली हो तो उसे 1-2 क्षीण होंगे, क्योंकि गर्म ग्रह यहाँ राहु के साथ मौजूद हैं, परंतु संतान प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति का योग भी यहाँ बनता है। ये व्यक्ति उच्च विचारक, उच्च चिंतक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, परंतु मस्तिष्क अवसाद जैसे रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अवसाद को अंग्रेजी में डिप्रेशन भी कहते हैं। कभी कभी घबराहट, एंजाइटी जैसी चीज़ों से पीड़ित हो सकता है। इस प्रकार के फल यहाँ से प्राप्त होंगे, और ये यहाँ से देखते सप्तम दृष्टि से तो लाभ भाव भी प्रभावित होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ प्रभावित होंगे जरूर। मंगल यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ देखेगा, आयु को क्षत करेगा, अर्थात आयु में कुछ न कुछ ऐसी स्थिति जन्मे जो हानिकारक हो, चोट लगे, बीमार पड़ने लगे आदि आदि। और ये अकेला राहु यहाँ बैठा हुआ इस युति में होते हुए भी ये पूरे कुंडली का बेड़ा गर्क करने के लिए पर्याप्त है। ये राहु यहाँ इससे प्रभावित होकर के यहाँ भी देखेगा पंचम दृष्टि से, और ये यहाँ भी देखेगा नवम दृष्टि से। इसलिए बहुत कुछ देते हुए भी ऐसा सत्यानाश करेगा अपनी दशा आने पर कि जितनी प्राप्ति हुई हैं वो सब नगण्य रह जाएंगी। ऐसे कर्म ये करेगा। वो क्या करेगा, वो व्यक्ति की देश काल पात्र से पता लगता है कौन कैसी प्रजाति में है, कौन कैसे परिवार में है, कौन कैसी संगति में है, उसी के अनुसार जैसा भी होगा उस स्थिति के अनुसार ही होगा। अब किसी राजा के घर में क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, चोट लग सकती है, हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी राज परिवार में रहेगा। लेकिन यदि किसी गरीब के परिवार में उसे चोट लग जाए तो ऐसी सुपर चोट लगती है कि निपट जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें देश काल पात्र से, परिवार से प्रभावित होती हैं। यही युति जब छठे भाव में चली जाएगी, छठे भाव में देखिए यही 6 ग्रह 12 अंश में है यहाँ, तो ये चंद्रमा 12 अंश में कन्या राशि में 12 अंश में पड़ेगा, ये अपना हस्त में, और ये सूर्य 21 अंश में देखिए यहाँ पड़ेगा चित्रा में, नहीं हस्त में, ये भी हस्त में ही पड़ेगा, और बुध 7 अंश में कन्या राशि में, ये उत्तरा फाल्गुनी में पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी में, और शुक्र 3 अंशों में, ये भी उत्तरा फाल्गुनी में पड़ेगा, और मंगल 6 अंशों में, ये भी उत्तरा फाल्गुनी में पड़ेगा,
जबकि राहु 24 अंशों में चित्रा नक्षत्र में चला जाएगा। इस प्रकार से ये चंद्रमा अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है, उत्तम सौम्य नक्षत्र है इसका ये। सूर्य हस्त नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में उत्तम फलकारी। बुध उत्तरा फागुनी सूर्य के नक्षत्र में उत्तम फलकारी। शुक्र उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, सौम्य नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में उत्तम फलकारी। राहु ये भी उत्तम उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, अर्थात यहाँ पूरा फूला फले, फूल फले। और मंगल वो भी उत्तरा फागुनी नक्षत्र में। इसलिए ये एक साथ बहुत सारे ग्रह बैठे होने से जटिलता प्राप्त हो जाती है। और इस भाव में इस प्रकार के ग्रह एक कुछ विचित्र चीज़ें जन्म देते हैं। जैसे राहु यहाँ बहुत बली है, फलने फूलने के लिए पर्याप्त है, सहयोग भी प्राप्त है उसे मित्र का। मित्र कौन है राहु का? मंगल, अग्निदाता ग्रह। अर्थात राहु को अपने दूषित कर्म करने में सपोर्ट करेगा। और यहाँ शुक्र और बुध हैं। यदि ये कुंडली किसी स्त्री की हो तो उसके चरित्र पर प्रभाव लगाने के लिए ये ग्रह पर्याप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की युति से चरित्र प्रभावित होते हैं। कितने प्रभावित होते हैं ये तो काल पर निर्भर करेगा, इसकी डिग्री तो यहाँ डिसाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि एज ए होल कुंडली को देखा जाता है, किसी एक भाव से नहीं। बाकी ये चरित्र क्षतिकारक कुंडली यहाँ है। हाँ, ये कुंडली यहाँ क्योंकि दशम से नवम ये भाव पड़ता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है, लाभ देगी, रोजगार में उन्नति देगी, कई चीज़ें अच्छी भी देगी। परंतु यहाँ ये ध्यान रहे कि ये ऐसी स्थिति आएगी कि इसको ऊपरी हवाएं सता सकती हैं। राहु या मंगल के साथ गोल योग के साथ साथ अंगारक योग में भी है। और राहु की मंगल के साथ जब भी युति द्वादश भाव पर जाएगी, ये ऊपरी हवाएं परेशान किया करती हैं। व्यक्ति का मनोबल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो छोटी छोटी घटनाओं से डरने लगता है, घबराने लगता है। स्वभावतः जब राहु यहाँ है तो निश्चित है केतु यहाँ होगा, अंडरस्टूड बात है। अगर कई बार लिखने में चूक भी हो जाए तो अंडरस्टूड मान लेना चाहिए कि राहु के सामने केतु होता ही है। लेकिन हम केतु के फल को यहाँ अध्ययन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन 6 ग्रहों की फल का अध्ययन कर रहे हैं। ये यहाँ 75% उत्तम फलकारी है, बस चरित्र के लिए हानिकारक है। आगे सप्तम भाव में इन्हीं 6 ग्रहों की युति का फल, गोल योग का फल। सूर्य यहाँ हमने 26 डिग्री में लिया हुआ है, चंद्रमा 10 में, बुध 7, शुक्र 4, राहु 3 और मंगल 11 अंशों में हमने अनुमान से लिया हुआ है। अब ये किसके नक्षत्र में पड़ते हैं देखेंगे। सूर्य तुला राशि में 26 अंश में देखिए किसके नक्षत्र में पड़ेगा, विशाखा नक्षत्र में, विशाखा। और ये गुरु का नक्षत्र होता है। चंद्रमा 10 अंशों में तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। ये राहु का नक्षत्र होता है स्वाति, परंतु उत्तम नक्षत्र कहा गया है। और बुध 7 अंशों में तुला राशि में, ये भी स्वाति में पड़ेगा। शुक्र 4 अंशों में, वो चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। राहु 3 अंशों में, ये भी चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6:40 कला तक चित्रा नक्षत्र है, ये भी चित्रा में पड़ेगा। और मंगल 11 अंशों तक स्वाति में चला जाएगा, स्वाति। अब देखिए स्वाति नक्षत्र में 3 ग्रह एक साथ हो जाते हैं, 1, 2 और 3। चंद्रमा, बुध और मंगल तीनों एक साथ स्वाति में बैठ गए, तो बुध पर और चंद्रमा पर मंगल का पूरी तरह हावी हो जाना उत्तम नहीं होता। एक साथ हो गए तीनों, तो ये इन दोनों पर ये पूरी तरह हावी हो गया। फिर राहु यहाँ शुक्र पर हावी है, राहु यहाँ बुध पर भी हावी है, इसलिए ये दोनों जो है
एक साथ मिल करके चंद्रमा को साथ दे करके ये उत्तम वैवाहिक सुख योग बनाते हैं, परंतु यहाँ राहु उनमें आग लगा देता है। ये अभुत्वक योग भी बना देता है, इसलिए उत्तम स्थिति नहीं है। जटिल मांगलिक योग है, क्योंकि राहु और मंगल सूर्य एक साथ आ गए तीनों, तो जटिल मांगलिक योग, कभी कभी इसे उत्कट भी कह देते हैं। उत्कट मैंने डिस्क्राइब किया, परंतु जटिल उत्कट इसलिए नहीं हो सकता कि शुक्र बुध और चंद्र तीन उत्तम ग्रह भी यहाँ मौजूद हैं। ये इनके क्रूर स्वभाव को साधने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये स्थितियाँ वैवाहिक सुखों के लिए मध्यम सुखकारी रहेगी, क्योंकि उत्तम ग्रह भी हैं और पापी ग्रह भी हैं, तो मिश्रित योग बन जाता है। और इसमें शुक्र बुध चंद्रमा तीनों बली हैं। शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में होकर के शुक्र उत्तम वैवाहिक सुख देने के लिए पर्याप्त होता है, और यहाँ शुक्र मंगल के साथ भी है। इस प्रकार की युति कभी कभी व्यक्ति विशेष को चरित्रहीन भी बना देती है, उसके चरित्र को भी प्रभावित कर देती है। और यदि अन्य दृष्टियों से जो शेष बचे ग्रह हैं वो उत्तम भाव में ना हो, तो कभी कभी नपुंसकता भी आ जाया करती है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु, बुध के साथ राहु, दो ग्रहों को राहु ने नपुंसकता में ले गया। राहु साथ चंद्रमा पहले ही ग्रहण योग में फंस चुका है, चंद्रमा वैसे ही राहु के साथ है, इसलिए कभी कभी नपुंसकता भी हो जाया करती है, विशेषकर ऐसी स्थिति में कि जिसमें बहुत प्रयास से, बहुत चिकित्सा के उपरांत ही संतान प्राप्त हो पाए, ऐसी स्थिति। बाकी व्यापार के लिए ये भाव बुरा नहीं है, ये व्यापार का भाव है, इसलिए यहाँ से यदि कोई व्यापार करे तो मध्यम से उत्तम श्रेणी के बीच ही चलेगा। ये स्थिति या ये युति लग्न पर प्रभाव डालती है, व्यक्ति को घुमाक्कड़ बनाती है। व्यक्ति अपने लाभ प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए जगह जगह प्रस्थान करेगा, स्थिर नहीं रहेगा, उसे हर रोज़ लालसा रहेगी कहीं न कहीं इधर उधर से छटपटा करके धन प्राप्ति की, परेशान रहेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। ये स्थितियाँ रहेगी। अब आगे इन्हीं ग्रहों का भिन्न भिन्न अंशों में अष्टम भाव में फल देखिए। यहाँ हमने सूर्य को 2 अंश में लिया है, राहु को 16 में, मंगल को 27 में, इस प्रकार से यहाँ इनके अंश लिखे हैं अनुमान से। अब ये किस किस में पड़ेंगे ये देख लेते हैं। सूर्य 2 अंशों में वृश्चिक राशि में, देखिए 2 अंशों में विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में पड़ेगा। राहु 16 अंशों में अनुराधा में पड़ेगा। मंगल 27 में ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। शुक्र 6 अंशों में यहाँ अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। और चंद्रमा 2 अंश में, देखिए चंद्रमा 2 अंश में वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 10 अंश में यहीं अनुराधा में पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, अनुराधा स्पेस कम है इसलिए इसको बाहर लिख दिया गया। देखिए सूर्य विशाखा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का होता है। उत्तम नक्षत्र में अपने मित्र के नक्षत्र में, राहु अपने मित्र के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में शनि का नक्षत्र होता है। मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में। वृश्चिक राशि मंगल की ज़्यादा कुटिल अपने नक्षत्र में, इसलिए यह मंगल भारी कष्टकारी योग में चला जाता है। 3 बातें हो जाती है। स्वतः मंगलिक योग बना रहा है, राहु के साथ मिला हुआ है जटिल मंगलिक योग, सूर्य के साथ मिला है अष्टम भाव में सूर्य, इन सब के साथ मिल करके बहुत कटु मंगलिक योग बना देता है। और उसमें मंगल अपने नक्षत्र में आ गया, राहु अपने मित्र के नक्षत्र में आ गया, ये योग अच्छा नहीं रहा।
ये युतियाँ आसानी से जीवन को चलने नहीं देगी, दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जीवन साथी की वाणी कभी कभी दुख देगी। मंगलिक योग है ये, यहाँ से यहाँ बैठा हुआ राहु इस सब के प्रभाव को लेकर के 12वें भाव पर देखेगा, ऐसे खर्चे बढ़ाएगा जिनकी पूर्ति संभव नहीं, अनायास बिना मतलब के, धर्म कर्म को क्षय करने वाले। इस प्रकार के यहाँ ये स्थिति अंगारक अग्नि उत्पन्न करती है। जीवन को चलने तो देगी लेकिन चलने भी नहीं देगी, इस प्रकार का योग है। वह बात अलग है कि ऐसी स्थिति में जब यह सूर्य चंद्रमा शुक्र बुध, ऐसा व्यक्ति कभी कभी उच्च कोटि का खुफिया अधिकारी भी हुआ करता है, विदेश से आयात निर्यात भी करता है समुद्र के रास्ते, और सफल भी होता है, बहुत लाभ कमाता है, परंतु स्वच्छ शुद्ध नहीं होता अपने कर्मों में। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो, यदि भाया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। प्रणाम।